नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। शाम के 4 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ हेलो मनी 9 लाइव, जिसमें हम अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। मंडेज को हमारा फोकस रहता है इनकम टैक्स पर, और इस बार इनकम टैक्स के इस टॉपिक पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR 2, ITR 3 और ITR 5 के फॉर्म जो है वो जारी किए हैं। इससे पहले हमने ITR 1 और ITR 4 को आते हुए देखा था दिसंबर में। अब ये फॉर्म जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर, यानी अभी जब आप भरेंगे अपना रिटर्न 2024-25 के असेसमेंट ईयर के लिए, तब इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। वहीं कुछ टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ऑडिट कराना भी ज़रूरी है, जिनकी व्यावसायिक आय है, जिन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक ITR 3 दाखिल करना होगा। तो आज हम बात करने वाले ये जो फॉर्म्स नोटिफाई हुए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। इन चेंजेस का आपको ख्याल रखना होगा रिटर्न फाइल करते हुए। तो क्या चेंजेस हैं, किन्हें दाखिल करना है ये ITR 2, किन्हें दाखिल करना ITR 3, और अगर आप ITR 1 या ITR 4 से भी जुड़ा कोई सवाल है तो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल जी। थैंक यू सो मच विनोद सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। और इन नए फॉर्म्स पर आज हम बात करने वाले विनोद जी से। जो लोग विनोद जी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, खुद पूछना चाहते हैं, वो हमारे को सवाल इस तरह से भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। आप हमें ईमेल अगर करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। साथ ही में टॉप चैट बॉक्स में आपको दिखेंगे हमारे सवाल जो हैं, आप वहां पर भी अपने सवाल जो हैं वो लिख सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में आप हमें सवाल लिख करके अपने बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा कोई भी सवाल हो जो आपको परेशान कर रहा हो। कुछ सवाल हमारे पास आने शुरू हो गए, हम उन्हें थोड़ी देर में लेंगे। श्याम सुंदर गुप्ता जी नमस्ते, आपका सवाल मैं लेती हूँ, पर पहले थोड़ी सी बातचीत इन नए फॉर्म्स के बारे में। विनोद सर, ITR 2 फॉर्म किन टैक्स पेयर्स के लिए है और किसे इस्तेमाल करना होगा इस फॉर्म का, जरा बताइए क्या है वो स्पेसिफिकेशंस। नमस्कार, मनी 9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ITR 2 जो है वो सैलरीड और जो है इंडिविजुअल जो है HUF हैं, जिनको बिजनेस इनकम नहीं आती है लेकिन उनकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब वो आयकर के हिसाब से अमीर कैटेगरी में आते हैं, तो ये फॉर्म उनके लिए है। तो इंडिविजुअल और HUF, इसके अंदर NRIs भी हैं, क्योंकि ITR 1 जो है उसमें NRIs कवर्ड नहीं है और वो 50 लाख से कम के लिए होता है। तो इस फॉर्म के बारे में कहा जाता है कि ये फॉर्म उनके लिए है जो 1 में कवर नहीं होते हैं, वो 2 में आ जाते हैं। तो 2 उनके लिए है, तो जिनकी कोई बिजनेस से इनकम नहीं है और जिनका जो है इंडिविजुअल्स हैं, HUF हैं, NRI, भले ही वो NRIs हैं, और इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, घर उनके पास 1 से ज्यादा है, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 1 से ज्यादा है, कैपिटल गेन की इनकम भी आती है, तो वो भी जो इस फॉर्म को यूज करते हैं। ये उनके लिए ITR 2। ओके, सो ITR 2 जो ये आया है, अब इसमें क्या अलग है पहले के ITR 2 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के ITR 2 से? ये वाला जो ITR 2 है जो हमें अभी दाखिल करना होगा असेसमेंट ईयर 2024-25 में, वो कितना अलग है? इसमें कोई नई चीजें हैं जो जुड़ी हैं, वो बताइए। देखिए, हर बजट में कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं, जो पार्ट बी के अंदर सारा आप और हम डिस्कस करते हैं। बजट में अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था पूरा 1 फरवरी को। जो 2023 के बजट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी, उन अमेंडमेंट्स के बारे में उनको इस फॉर्म में नोटिफाई कर दिया गया, उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा सरकार की मंशा होती है, तभी फाइनेंस बिल ला करके उसको राष्ट्रपति के अप्रूवल से नोटिफाई हो जाता है। तो अब जो ITR 2 के अंदर चीजें ऐड की गई हैं, जो नई मांगी गई हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। एक तो सारे के सारे अब आपको बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने हैं। सिर्फ आप उस बैंक अकाउंट को छोड़ सकते हैं जो डोरमेंट अकाउंट है, बाकी सब बैंक अकाउंट इस पे रिपोर्ट होंगे। उसके अलावा ITR 2 के अंदर एक नई लाइन जोड़ी गई है, वो है लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI। तो ये जो एंटिटी है, इसका नंबर आपको उसके अंदर देना है। अब ये नंबर क्या है, इसके बारे में हम आगे चल के आपसे बात करते हैं। तो एक उसके बारे में डिटेल देनी है।
और ये जो एलईआई यूज होता है, ये 50 करोड़ से ऊपर का अगर कोई आपका रिफंड है तो उसके लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ सेक्शंस में डिटेल्स मांगी गई हैं ज्यादा, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप डोनेशन लेते हैं तो आपको वो बताना है और मोड ऑफ पेमेंट भी देना है, क्योंकि कैश में अगर आप देते हैं तो वो उस पर डिडक्शन नहीं मिलती है। सेक्शन 80 GGC उसके अंदर ये डिटेल मांगी गई है शेड्यूल में। उसके अलावा आप सेक्शन 80DD और 80U, आप डिपेंडेंट मेडिकल एक्सपेंसेस अपने किसी चाइल्ड के लिए या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए आप कुछ पैसा खर्च करते हैं मेडिकल पर या कोई छूट लेना चाहते हैं, ये छूट 75,000 रुपए से लेके 1,25,000 रुपए तक होती है, तो उनको भी यहां पर बताना है। इसी के साथ साथ आपको जो है सेक्शन आपका जो अग्निवीर जो है सेक्शन 80CCH ओके। 1/11/2022 से वो अमेंडमेंट आई थी, तो वो भी आपको यहां देना है। तो ये इस तरह की जो अमेंडमेंट्स है ये इसके अंदर डाल दी गई है, तो वो आपको ITR 2 के अंदर मिलेंगी अब, या आपको यहां पर देनी। तो इन जो बदलाव लाए गए हैं आईटीआर फॉर्म में, इनसे टैक्स पेयर को कोई फायदा मिलेगा क्या? मतलब एडिशनल जानकारी तो देनी पड़ेगी। अब जैसे बैंक अकाउंट का मसला है विनोद से, मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो एआईएस के जरिए तो हमारे बैंक अकाउंट अब पता चल ही जाते हैं, राइट, जो एक्टिव है, फिर भी हमें बताने हैं अलग से। तो आपको क्या लग रहा है ये जो चेंजेस हुए हैं इसके पीछे मकसद क्या है, और कोई फायदा है या हमारे लिए थोड़ा सा काम और बढ़ गया है? हम जब फॉर्म भरेंगे, अपना रिटर्न दाखिल करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है। देखिए, सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है चीजों के अंदर, वो चाहती है कि आप भी ट्रांसपेरेंट हो और सरकार अपने आप को भी ट्रांसपेरेंट कर रही है। आप ये देखिए, ये फॉर्म्स इस बार दिसंबर में नोटिफाई हो गए, जबकि आज से कुछ साल पहले मुझे याद है हम लोग रिट पिटीशन में गए थे कि अभी तक फॉर्म नोटिफाई नहीं हुए सर, रिटर्न कैसे फाइल करें। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इमीडिएटली नोटिफाई करिए, आप फॉर्म क्यों नहीं नोटिफाई कर रहे हैं, 1 अप्रैल को हो जाने चाहिए। वहां से यहां तक का सफर हम तय करके आए हैं कि हम अप्रैल में फॉर्म मांग रहे थे और आज हम दिसंबर में हमारे पास फॉर्म्स पड़े हुए, फरवरी में फॉर्म्स आ गए, दिसंबर से आने शुरू हो गए। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी है, दूसरा आपने सवाल उठाया कि बैंक की डिटेल्स हमसे क्यों मांगी जा रही हैं जब ऑलरेडी बैंक की डिटेल्स है। देखिए, सरकार चाहती है कि दोनों को मिलाया जाए, जो इंफॉर्मेशन सरकार के पास है सरकार ये चाहती है कि उन दोनों को आपस में मिलाया जाए। क्या वही है जो आपके पास है? अगर हमारी इंफॉर्मेशन गलत है तो बिल्कुल आप हमें इन्फॉर्म करिए ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन भी ठीक कर सके। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, आपने कहा कि करदाताओं को क्या फायदा होगा इन अमेंडमेंट्स का। इन अमेंडमेंट्स का फायदा ये होता है कि उनकी एक हरासमेंट बचती है। अगर वो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि वो किसी तरह की कोई छूट लेता है, लेट्स प्रिज्यूम के मेडिक्लेम की 80DD की डिपेंडेंट जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके लिए छूट लेता है, तो उस छूट के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, वो सब कुछ करना पड़ता था। अब सरकार ने यहां पर उसका जो फॉर्म आप फाइल करते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहीं पर मांग लिया, यहीं पर उसके बारे में डिटेल मांग ली। अब अगर वो क्रॉस वेरिफिकेशन में वो टैली हो जाता है तो सरकार आपसे पूछने ही नहीं आएगी, आयकर विभाग आपको कोई नोटिस नहीं देगा। तो आपके लिए भी ये प्रॉब्लम कम होगी कि आप जो बताना तो चाहते हैं लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप बताएं। तो सरकार अब कागजों पे कम भरोसा करके कि आपसे डिटेल ले और उसको आप वेरीफाई करें, तो मतलब वो नहीं फेसलेस के युग में जीना चाह रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि जैसा है आप इंफॉर्मेशन, पूरी जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है वो आप आईटीआर के फॉर्म में भर दीजिए और वो क्रॉस वेरिफिकेशन। ओके। तो उस तरह से करने की वजह से ये सारी अमेंडमेंट्स, और करदाता को मेरे हिसाब से प्रोसीजरली बहुत दिक्कत कम हो जाती है, क्योंकि वो नोटिसेस नहीं आएंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं फर्दर मांगी जाएगी, ऑलरेडी वेरीफाइड है। जैसे हमने देखा डोनेशन के ऊपर सरकार ने बिल्कुल एआईएस से उठा करके इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने ये डोनेशन दी है, तो उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने डिटेल फाइल कर दी। सिमिलरली बैंक अपना चेक हो जाएगा कि भाई सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं इसमें करदाता का ही अंततः फायदा है। और जैसा कि विनोद सर बता रहे थे कि फॉर्म्स नोटिफाई होने में इतना वक्त लगता था, तो ये एक हम पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं कि फॉर्म्स जल्दी नोटिफाई हो गए। दिसंबर में ITR 1 और 4 आ गए थे, और हम जब फरवरी में बात कर रहे हैं तो हमारे सामने ITR 2, 3, 5 तीनों फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं, जिसमें आपको इस बार का रिटर्न भरना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने यूज़ किया था, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जी हाँ, आप लोगों के सवाल आ रहे हैं लाइव, मैं उन्हें अभी लूँगी एक एक करके, लेकिन एक सवाल पूछ लेते हैं। ITR 2 में एक नई चीज़ जो नज़र आ रही है पहली बार, वो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI। आपने इसको बताया इन शॉर्ट, मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए ये क्या है, किस काम आता है, किसको ये डिटेल्स भरनी है, ये डिटेल क्या है LEI?
देखिए LEI, ये 3 मई 2023 को सेबी ने इसके ऊपर पहली बार सर्कुलर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी जी। ग्लोबली बात थोड़ा एक सेकंड की बात करते हैं। इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो है इस तरह से इंफॉर्मेशन होगी। उससे पहले जो ग्लोबल 20 कंट्रीज है, उन्होंने ये सोचा कि किसी भी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक हम सिर्फ नाम पूछते हैं और फिर हम चेक करते हैं, फिर सेम नेम कहीं और जगह भी हो सकता है। तो उन्होंने एक आइडेंटिफायर नंबर इशू किया, जो 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ओके। आप ये नंबर डालिए तो आपको दो चीजें इससे पता लगती हैं कि इस आइडेंटिटी का नाम क्या है, ये एंटिटी कौन है, और इसको कौन ऑन करता है। तो इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर और उसके पीछे कौन लोग हैं, वो पूरी डिटेल वहां आपके सामने आ जाती है। ये उन्होंने पब्लिक डोमेन में दे दिया। इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स भी ये ले सकती हैं, LEI, और बाकी जो कंपनीज हैं उनको तो लेना ही है। तो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी बैंक्स के थ्रू या वहां पर, वहां ये धीरे धीरे मैंडेटरी किया जा रहा है। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर मेरे क्लाइंट का बैंक लोन हुआ, तो मुझे बैंक ने कहा कि आप LEI रजिस्ट्रेशन दीजिए। तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी सोचना पड़ा कि ये LEI क्या है। तो हमने जब डिटेल निकाला तो हमें पता लगा ये ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन जाकर के अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ लोगों को ऑथराइज भी करने के लिए दे दिया। देयर इज अ पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑल्सो। तो जो वो कम रेट पे करेंगे, प्राइसिंग है इसकी रजिस्ट्रेशन कराने की, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए इस टर्म को यूज किया गया है, और इंडिया उसका पार्टनर है। तो इंडिया ने उन ग्लोबल कंट्रीज के साथ अपने आप को खड़ा किया है। तो जो 50 करोड़ से ऊपर का जो रिफंड लेते हैं, ओके। उनके लिए तो ये मैंडेटरी है आज की डेट में। बाकी सबके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ेगा, अब रजिस्ट्रेशन जैसे अभी ये जाएगा, तो ये एक तरह से आपकी कंपनी की, आपकी बिजनेसमैन के लिए है प्रैक्टिकली, उन बाकियों के लिए नहीं है। इसीलिए ITR 3 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको 2 में आ गया, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो NRIs और उधर हैं, तो दूसरी कंपनी से जो ला रहे हैं उनको चेक करने के लिए। तो बेस मोटिव जो है इसके पीछे वो ट्रांसपेरेंसी है, और तो अगर एक मेरी बिजनेस क्रेडिबिलिटी से है कोई आपस में। आय नहीं है, या मेरा बहुत मोटा रिफंड नहीं है जैसा कि आपने बताया, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? देखिए ITR 2 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसको, तो ITR 2 के अंदर इंट्रोड्यूस करने का इंडिया का पर्पज ये कि इसका मतलब आने वाले वक्त में ये इसको कहीं ना कहीं सरकार कंपलसरी करने जा रही है। तो जिसके पास है वो मेंशन कर सकता है। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब ITR 2 में बिजनेस इनकम है ही नहीं, तो LEI का इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट रिफंड किसी भी तरह का हो सकता है अदर देन बिजनेस भी। तो इसलिए इन्होंने इसको लीगल एंटिटी, अगर आप चला रहे हैं कोई भी एंटिटी किसी तरह की, तो उसका आइडेंटिफायर नंबर है। तो सारे ही फॉर्म्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक्सेप्ट फॉर्म नंबर 1, सभी में ओके। इंट्रोडक्ट। ओके, सो ये LEI आपको हर में नजर आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विनोद जी ने अच्छे से समझा दिया है इसे कब इस्तेमाल करना है, अगर नहीं है इसको आप तो गोइंग ग्लोबल फॉरवर्ड। डायरेक्टरी कह सकते हैं, इट्स ए ग्लोबल डायरेक्टरी यू कैन ओके, बिजनेस। फाइन। ओके, चलिए, ये तो अच्छा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। कुछ सवाल लेते हैं। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल मैं लेना चाहूँगी। इन्होंने ना 3-4 सवाल भेजे हैं, मैं एक एक करके लेती हूँ। ये सबसे पहला सवाल तो थोड़ा सा ये इनकम की एग्जाम्पशन लिमिट को लेकर के कंफ्यूज है कि भाई न्यू रिजीम में 3 लाख है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है जो इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन लिमिट है। तो असेसमेंट या 2024-25 के लिए 2.5 लाख को एग्जाम्पशन लिमिट मानी जाए या 3 लाख को? चलिए विनोद सर, क्या आप श्याम सुंदर जी को बताना चाहेंगे? फिर इनका मैं फॉलो अप क्वेश्चन भी रखूंगी। प्रियंका जी, मेरे ख्याल से आप ही बता सकती हैं इसका जवाब, तो मेरी जरूरत आपको नहीं है। आप बहुत आसानी से नहीं, जवाब दे अब सकती जब हैं। गुरु ये सामने तो हो तो चेला एग्जाम्पशन क्या लिमिट है, बोलेगा? गुरु जी ही वही जवाब दे तो अरे अच्छा है। थैंक यू। नहीं नहीं, वही रहेगी श्याम सुंदर जी, कंफ्यूज मत होइए। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है, न्यू रिजीम में 3 लाख है, वही रहेगी, कोई चेंज नहीं है इसमें। फॉर्म चेंज होने से आपको कोई सरकार एक्स्ट्रा नहीं देने वाली है, और अगले साल में भी नहीं दिया, इसलिए कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो श्याम सुंदर जी, अगर आप ओल्ड रिजीम चूज कर रहे हैं तो आपको 2.5 लाख मानना होगा, और अगर न्यू रिजीम चूज कर रहे हैं तो आपको 3 लाख एग्जाम्पशन लिमिट है। वो डिपेंड करेगा आप कैसे भर रहे हैं। अच्छा, इनके कुछ फॉलोअप क्वेश्चन भी मैं लेना चाहूंगी। वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या ITR फॉर्म मैं कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, और क्या डिस्क्लोजर्स मुझे ITR में देने होंगे, जो कि नॉन रेसिडेंट है, NRI है, और उसकी इनकम जो है वो है एग्रीकल्चरल एंड इंटरेस्ट इनकम इंडिया में। तो क्या डिस्क्लोजर्स देने होंगे, कैसे देने होंगे? NRI हैं और इनकी आय का स्रोत है, एक तो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, दूसरी ब्याज से आय है भारत में। श्याम सुंदर जी, आप ITR 2 अपना फॉर्म भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मोर देन 50 लाख की इनकम में हो, आप उसमें NRI में है, तो ITR 2 फॉर्म है आपके लिए।
आपको उसमें जाना है और वहां आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, आप अपने ब्याज पे दीजिए। डिडक्शंस की जहां तक बात है, ज्यादातर डिडक्शंस रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए हैं। आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके लिए शायद ये नहीं होंगी, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अमेंडमेंट्स आपके लिए नहीं की गई हैं, तो आप अपना जो बेसिक एग्जम्पशन है आप उसको क्लेम कीजिए और आप उसमें अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ओके, आपके लिए क्योंकि वो ज्यादा एक बात, अमेंडमेंट्स नहीं है। हाँ हाँ, ओके, तो इनके लिए ITR-2 सही फॉर्म रहेगा, ITR-2 भरना होगा। और ये पूछ रहे हैं कि ITR फॉर्म को PDF में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? मुझे लगता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से ये कर पाएंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपको मिलेगा श्याम सुंदर गुप्ता जी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते ठीक है। क्योंकि बात हो रही थी डिडक्शंस की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नए ITR फॉर्म में टैक्स पेयर्स को अलग अलग डिडक्शंस का दावा करने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स भरनी होंगी? देखिए, पहली बात तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो वैसे भी आपको ज्यादा डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, तो आप उस डिडक्शन से रिलेटेड, मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन जो है उसी फॉर्म में क्रिएट कर दी गई हैं। जैसे सेक्शन 80 GGC के लिए पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप देते हैं तो आपने कंट्रीब्यूशन कितना दिया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कौन सी डेट को दिया, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर मांग ली गई है। इसी तरह से अग्निवीर स्कीम के अंदर आप 1/11/2022 के बाद आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वहां भी आपको डिटेल देनी है। 80DD के लिए भी ऐसे ही आपको डिटेल देना है कि आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, मेडिकल एक्सपेंसेस पर कितना किया, डिपेंडेंट जो है उनका सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर क्या है। एक फॉर्म 10I होता है, IA जो भरना होता है, वो उसके लिए वो आपने भर दिया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट का नंबर आपको यहां देना है। तो सरकार आपसे अलग से अब अटैचमेंट पे नहीं मांगती है, वो कहती है कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, वहां का एक्नॉलेजमेंट हमें दे दीजिए। तो एक तरह से उनके डाटाबेस पे पूरी इंफॉर्मेशन वहां से जा रही है और वो हॉस्पिटल से भी कोरिलेट हो रही है कि वहां से जहां से सर्टिफिकेट इशू हुए, कितने सर्टिफिकेट इशू हुए, तो कौन, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना। इसी तरह से 80U के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो 80DD में डिपेंडेंट के लिए है, 80U खुद के लिए अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हैं तो दिव्यांग है तो आप वहां क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब डिडक्शंस जो हैं आप क्लेम जो कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको शेड्यूल्स में फाइल करनी है। तो आप वहां भर देंगे तो ट्रांसपेरेंटली आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। सरकार को असेसमेंट करना आसान है, आपके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट और अपलोडिंग का इशू नहीं रहता है, तो आप कंफर्टेबली अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो इस तो तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच डिडक्शंस करने होंगे या नहीं करने होंगे, या मुझे अपने पास अपनी एक फाइल रखनी चाहिए और वहां पे सारी डिटेल्स भरनी होंगी? किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैचमेंट करने की कोई सुविधा नए टैक्स फॉर्म्स में नहीं है, पहले भी नहीं है, अब भी नहीं है। कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। हाँ, मैं सलाह ये जरूर दूंगा कि आप अपने पास उनकी कॉपी जरूर रखें, क्योंकि सरकार अगर बाद में असेसमेंट के टाइम पे आपसे मांगती है तो आपको वो देने हो सकते हैं। तो सरकार उसका मैकेनिज्म जो है स्क्रूटनी असेसमेंट करती है, या आजकल लेटर दे देते हैं कि आपका ये जो डिडक्शन है ये हमें सस्पिशियस लग रहा है, फिर भी आप इस पे स्टे करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, वी विल चेक इट दैट वे। तो आपको एक मौका और दिया जाता है, पिछले कुछ टाइम से ऐसा भी हो रहा है, तो दैट इज एडवांटेजेस फॉर यू। तो आप बिल्कुल डिटेल्स फिल करनी है, अटैचमेंट कुछ नहीं लगानी है। ओके, नो अटैचमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हाँ, ये जो भी आप डिडक्शंस ले रहे हैं उनकी एक फाइल ज़रूर रखिए अपने पास, अगर कभी पूछा जाए तो आपके पास सबूत हो प्रूफ करने के लिए अपनी बात कि भाई ये मैंने निवेश किया था, या ये मैं छूट इस बाबत ले रही हूँ, या ATU की छूट कोई ले रहा है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ भी अटैच नहीं करना है।